हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी एंड इंग्लिश के अंदर। हर वीडियो के अंदर हम लेकर आते हैं एक नई पोयम और आज की हमारी पोयम है ऑन हिज 23rd बर्थडे रिटन बाय जॉन मिल्टन। इस वीडियो के अंदर हम पोयम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे। चलिए हम हमारी पोयम की स्टार्टिंग करते हैं, पहले पोएट के बारे में कुछ जानकर। जैसे कि इस पोयम ऑन हिज 23rd बर्थडे, इसके राइटर हैं जॉन मिल्टन, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1608 के अंदर और मृत्यु 8 नवंबर 1674 के अंदर हुई थी। ये एक बहुत ही अच्छे इंग्लिश पोएट, पॉलमिस्ट और सिविल सर्वेंट थे। इनकी एजुकेशन क्राइस्ट कॉलेज और कैम्ब्रिज में हुई थी। इनकी इनके व्यक्तिगत जीवन के अंदर कुछ परेशानियां थी, इसलिए इनकी 3 शादियां हुई थी। इनकी पहली पत्नी का नाम मैरी पॉवल, जिनसे इनकी शादी 1642 में हुई थी। इनकी दूसरी पत्नी कैथरीन वॉडकुक, जिससे इनकी शादी 1656 में हुई थी। इनकी तीसरी पत्नी, जिसका नाम एलिजाबेथ मिशेल था, जिससे इनकी शादी 1663 में हुई थी। जॉन मिल्टन काफी लैंग्वेजेस में अच्छे थे, जैसे इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ओल्ड इंग्लिश, डच, अरामिक एक्सेट्रा। जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। इनके जॉनरास जिसमें इन्होंने अपना काम किया वो थे पोइट्री, पैम्पलेट एंड ट्रिटीज। इनकी ज्यादातर पोएम्स का या इनकी ज्यादातर वर्क्स का सब्जेक्ट मैटर रिलीजियस पोएम और पॉलिटिकल फ्रीडम हुआ करता है। ये लिटरेरी मूवमेंट, इंग्लिश रेनेसा और बोरेक्यू मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। इनकी डेथ के बाद इन्हें सेंट गाइल्स के अंदर बरी किया गया। जॉन मिल्टन के बारे में आगे अगर हम देखें तो जॉन मिल्टन का जो मास्टरपीस वर्क है वह है पैराडाइज लॉस्ट, जिसके ये एक बिब्लिकल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसके अंदर इन्होंने फॉल ऑफ मैन को बताया है। पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। जॉन मिल्टन पॉलिटिकली भी बहुत इंगेज थे। ये फर्वेंट एडवोकेट थे, किस चीज के, लिबर्टी के। एंड इन्होंने इंग्लिश कॉमनवेल्थ के लिए एज अ सिविल सर्वेंट अपनी सर्विसेज दी है। और इन्होंने कई सारे पॉलिटिकल पैम्पलेट्स भी लिखे हैं, जिसके अंदर इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड किया है फॉरेन क्रिटिक्स के अगेंस्ट। ये चैंपियन ऑफ फ्रीडम, ये इनका जो वर्क है, ये पैशनेटली आर्ग्यू करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को, कंसाइंस को, सेल्फ डिटर्मिनेशन को। और ये अपोजिंग करते हैं टायरनी को, स्टेट इम्पोज रिलीजन को। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को हमेशा डिफेंड किया है फॉरेन क्रिटिक्स से, और इन्होंने हमेशा ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को फेवर किया है। जॉन मिल्टन की अगर हम प्रोज और पोइट्री की बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट के अलावा इन्होंने और भी कई सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट वर्क्स करे हैं, जिसमें से इन्होंने कुछ प्रोज डिवोर्स पे लिखे हैं। उसमें से द डॉक्ट्रिन एंड द डिसिप्लिन ऑफ द डिवोर्स इज वन ऑफ द फेमस वर्क। इन्होंने पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स के अलावा इनकी जो मेजर पोएम्स है वो है पैराडाइज रिगेंड एंड सैमसम अगेनिस्ट। इनकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत ही हार्डशिप वाली और स्ट्रगल वाली रही। इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ही ट्रेजेडी फेस करी, क्योंकि इनकी पहली शादी जो थी वो बहुत ही अनहैप्पी थी, क्योंकि इनकी वाइफ्स की डेथ हो गई थी। लेकिन फिर भी ये रुके नहीं और प्रोग्रेसिवली 1652 के अंदर ये ब्लाइंड हो गए, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू इन्होंने अपना राइटिंग वर्क रखा, डिक्टेट करके। ये डिक्टेट अपनी वर्सेस को डिक्टेट करके इन्होंने अपने राइटिंग वर्क को कंटिन्यू किया और कई नए एपिक्स लिखे। इनकी जो वर्क्स है, इनके जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है या जो इनका लिटरेरी जीनियस है, उसका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़ा था इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर, और यहाँ तक कि अमेरिकन और फ्रेंच रिवोल्यूशन के ऊपर भी। अगर हम इनके वर्क्स को देखें, जॉन मिल्टन ने पोइट्री एंड ड्रामास एंड प्रोज लिखे। पोइट्री एंड ड्रामास के अंदर है इनके ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये इनका सबसे पहला वर्क है। एल एलिग्रो, कॉमर्स, लिसिडियास, पैराडाइस लॉस्ट, पैराडाइस रिगेंड एंड सैमसम अगेनिस्ट, ये इनके कुछ फेमस एपिक और लॉन्ग नरेटिव पोएम्स हैं। प्रोज के अंदर है इनके ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑफ एजुकेशन, एरोपैगिटिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ऑफ ट्रू रिलीजन। चलिए व्यूअर्स, अब पोयम के टेक्स्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा पोयम्स के बेसिक फैक्ट्स को समझ लेते हैं। जैसे कि पोयम का जो हमारा बेसिक टाइटल है वो ये था, ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, जो कि
एक मैन्युस्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करता है और ये 2 बार प्रिंट हुआ ड्यूरिंग द मिल्टन्स लाइफ टाइम, अपने मिल्टन के पूरे लाइफ टेन्योर के अंदर, इन द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। पोएम्स नाम का जो उसका कलेक्शन है, जो कि 1645 के अंदर और 1673 के अंदर पब्लिश हुआ था, उसके अंदर इस टाइटल का 2 बार उपयोग किया गया। मोस्ट लाइकली रिटन इन 1632, ये पोएम संभवतः 1632 के अंदर लिखी गई, जो कि मिल्टन के जीवन का बहुत ही क्रूशल टाइम था, और ये इसके जस्ट ग्रेजुएशन जो इसने कैम्ब्रिज से की थी उसके बाद का जो टाइम था वह था। ये पोएम जो है 14 लाइन का सोनेट पोएम है। ये पेट्रार्कन सोनेट के अंदर लिखी गई है। पेट्रार्कन सोनेट के जो डिटेल वीडियो है वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज चेक कर सकते हैं। ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर 8 लाइन का ऑक्टेव होता है जिसके अंदर प्रॉब्लम को बताया जाता है। 6 लाइन का ससेस्ट होता है जिसके अंदर उसके आप प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन को, रिजोल्यूशन को बताते हो। इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है A C D E C D ही। इस पोएम के अंदर जो लास्ट 6 लाइनें हैं वो वोल्टा है। वोल्टा का मतलब होता है कि जब आप सडनली पूरा शिफ्ट कर जाते हो एक पॉइंट, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर। जैसे इसकी मतलब स्टार्टिंग की जो 8 लाइन है उसके अंदर पूरा डिसअपॉइंटमेंट बताया गया है, और जो लास्ट की जो 6 लाइनें हैं इसके अंदर सडनली पोएट जो है वो शिफ्ट कर जाता है फेथ के ऊपर। तो ये जो मूविंग फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट टू फेथ है, दैट्स व्हाई दीस सिक्स लाइन्स काउंट एज अ वोल्टा, एक्सेप्टिंग दैट गॉड्स कंट्रोल हिज फेट। कि उसके अंदर लास्ट की 6 लाइनों के अंदर पोएट हमें बताता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, गॉड ही उसके फेट को कंट्रोल कर रहा है। इस पोएम की थीम देखें तो इसके अंदर टाइम एज अ थीफ, मतलब समय को एक चोर बताया है। डिसअपॉइंटमेंट, इमेच्योरिटी, क्राइसिस ऑफ फेथ, रिजोल्यूशन, पर्पस ऑफ जस्टिस, गॉड, ये सारी इसकी मेजर थीम है। सेंट्रल मैसेज जो इस पोएम के थ्रू पोएट ने हमें दिया है वो यह है कि भगवान के पास हमारे से ज्यादा ग्रेटर प्लान्स होते हैं। हम जो सोचते हैं हम बहुत छोटे लेवल का सोचते हैं, लेकिन गॉड जो हमारे लिए प्लान करता है वो बहुत ही बड़ा होता है। ये पोएम जो है एक ट्रेजिक नोट से स्टार्ट होती है जिसके अंदर जॉन मिल्टन जो एक बहुत ही रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पिछले जीवन को आंकलन करते हुए देखता है कि उसने अभी तक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है, और वो इस चीज के लिए बहुत ही अपसर्डली तरीके से अपोज कर रहा है। लेकिन एंड आते आते, यानी ससेट पार्ट आते आते, पोएट इस चीज को सबमिट कर लेता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो गॉड की विल से हो रहा है, और वो अपने आप को गॉड के सरेंडर कर देता है, या गॉड को अपने आप को सबमिट कर देता है कि हाँ, गॉड के प्लान ही जो है वो बेटर और बेस्ट है। इस पोएम के अंदर हमें डिसअपॉइंटमेंट और इमेच्योरिटी देखने के लिए मिलती है कि जैसे पोएट जो है वो पोएट जो होता है वो स्टार्टिंग के अंदर बहुत ही फ्रस्ट्रेट फील कर रहा है जब वो एट द एज ऑफ 23 है। उसको लग रहा है कि उसने कुछ भी अभी बड़ा काम, मेजर वर्क नहीं किया है, मतलब कोई बड़ी एपिक नहीं लिखी है, कोई नरेटर पोएम नहीं लिखी है, नरेटिव पोएम नहीं लिखी है, कुछ ऐसा बहुत ही इमेंस वर्क नहीं लिखा है। एंड मेंटली वो इमेच्योर है, वो अपने आप को कंपेयर करता है पीयर से। डिस्पाइट हिज फिजिकल ग्रोथ, मतलब फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो अलग है, लेकिन वो मेंटली अपने आप को थोड़ा सा वीक समझ रहा है। तो इसके अंदर हमें पोएट का डिसअपॉइंटमेंट एंड इमेच्योरिटी देखने के लिए मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पोएम का टेक्स्ट। जो पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप चाहें तो इस टेक्स्ट को अपने रजिस्टर में भी लिख सकते हैं या इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। पोएम को पढ़ने के लिए उसका टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है, मैं हर बार कहती हूँ, क्योंकि बिना टेक्स्ट के हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को याद नहीं रख सकते। हर पोएम में कुछ डिफिकल्ट वर्ड होते हैं। हमारे हिसाब से जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जैसे कि सबटल, हेस्टिंग, सैम्बलेंस, डिसीव एंड एंडथ। इनके अलावा अगर कुछ और आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं पोएम के अंदर तो प्लीज इसी के कंटिन्यू अपने रजिस्टर में लिख ही लीजिए, उनके मीनिंग निकालिए ताकि पोएम आपको अच्छे से याद रहे। चलिए अब हम पोएम को समझते हैं लाइन बाय लाइन। The first two lines. How soon had time, the subtle thief of youth, stolen on his wings by thee, my 3 and 20 years. ये जो फर्स्ट टू लाइन्स है इसके अंदर जो पोएट है वो टाइम के लिए कह रहा है कि हाउ क्विकली टाइम दैट कनिंग थीफ ऑफ यूथ, जो ये टाइम है इस ये बहुत ही कनिंग थीफ की तरह उसके यूथ को स्टोल करके ले गया है। मतलब पोएट ये कह रहा है कि जैसे जो समय है वो पंख लगाकर उड़ गया है, या समय एक चोर की तरह उसके जीवन के 23 वर्ष चुरा कर ले गया है। Here the speaker laments and how quickly time, यहाँ पे जो पोएट है वो लैमेंट कर रहा है, यानी कि थोड़ा दुखी हो रहा है, थोड़ा चिंतित हो रहा है कि जो समय है वो कितना जल्दी जल्दी बीत जाता है। विच ही कंपेयर्स टू अ थीफ दैट स्टील्स पीपल यूथ। यहाँ पे समय को वो जो पोएट है उसने थीफ से कंपेयर किया है। जिस तरीके से थीफ किसी भी चीज को चुरा ले जाता है उसी तरीके से समय जो है वो लोगों की यूथ यानी कि यंग एज को चुरा के ले जाता है।
हैज स्टोलन इज 23rd ईयर्स। समय ने यहाँ पे उसके जीवन के 23 वर्ष, जो प्रारंभिक 23 वर्ष है, वो चुरा लिए हैं। My hasting days fly on with full career, but my late spring no buds or blossom shred. Here, the poet says, my rapidly passing days are flying by a full speed. पोएट यहाँ पे कह रहा है कि उसका जो समय है वो पूरी स्पीड के संग, यानी कि जिस तरीके से एक जो हॉर्स होता है वो हवा से बातें करता हुआ तेजी से स्पीड से आगे बढ़ता है, मतलब हवा जो हॉर्स की जो स्पीड होती है, उसी तरीके से जो समय है वो भी उसी स्पीड से जल्दी जल्दी बीत रहा है। बट देर इज नो बर्ड और फ्लावर टू बी सीन इन माई लेट ब्लूमिंग स्प्रिंग। लेकिन इतने सालों के अंदर अभी तक भी कोई बर्ड या कोई फ्लावर भी ब्लूम नहीं हुआ है उसकी लाइफ के अंदर। यहाँ पे इन लाइनों से मतलब है कि जैसे पोएट ने अभी तक 23 वर्ष बिता लिए, लेकिन 23 वर्ष तक उसने कोई भी महान या अच्छा कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से उसे संतुष्टि हो या खुशी हो। और हिज डेज आर स्पेंट इन कॉन्स्टेंट हस्टल एंड बसल। बल्कि उसके जो जिंदगी के 23 वर्ष है उसने बस अस्त व्यस्तता से जल्दी जल्दी बिता दी है। येट ही हैजंट अकम्प्लिश्ड एनीथिंग सिग्निफिकेंट, और इसने अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट या कोई भी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट अभी तक हासिल नहीं की है। तो इस चीज पर जो पोएट है उसे बहुत दुख भी हो रहा है और चिंता भी हो रही है। Now next two lines. Perhaps my semblance might deceive the truth that I to manhood am arrived so near. अब यहाँ पे पोएट हमें ये कह रहा है कि परहैप्स माई अपीयरेंस, यहाँ पे वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस से शायद सच को धोखा हो सकता है। मेकिंग इट सीम लाइक आई हैव कम सो क्लोज टू यूथ, क्योंकि अब वो 23 साल का हो गया है। तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि एक 23 साल का व्यक्ति जितना युवा होता है, लोगों को लग सकता है कि वो उतना युवा हो गया है, और ही मीन्स फिजिकली, क्योंकि वो फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा है। बट ही डजंट लुक लाइक द मैन ही इज गोइंग टू बिकम। बट लेकिन उसको ऐसा लगता है कि क्योंकि उसने अभी तक ऐसा कोई भी अच्छा बड़ा महाकाव्य या कोई एपिक या लॉन्ग नरेटिव पोएम नहीं लिखी है, उसने कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं करी है, तो पोएट को नहीं लगता कि उसने कोई भी अच्छा काम किया है। तो वो अभी मैन बनने वाला है, मतलब फिजिकली और मेंटली उसने कॉन्ट्रास्ट वे में बताया कि फिजिकल अपीयरेंस से वो बड़ा हो रहा है लेकिन मेंटली अभी तक उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, यानी वो इतना जीनियस है, इतना इंटेलिजेंट नहीं बना है। Now in next two lines, the end inward ripeness doth much less appear, that some more timely happy spirits endeth. इन दो लाइनों के थ्रू पोएट ये कहना चाहता है कि उसकी जो इनर मेच्योरिटी है वो रेयरली ही किसी को देखने को मिलती है, क्योंकि उसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, ऐसा मतलब कोई रिटर्न वर्क ही नहीं लिखा जिससे लोगों को पता चले, एक्सेप्ट इन अ फ्यू सोल्स हु आर हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ सोल्स के अलावा जो कि हमेशा ही खुश रहती है, उसके अलावा किन्हीं सोल्स, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता कि वो मेच्योर हो चुका है। और ही मीन्स दैट ऑल्दो ही हैज अ पोटेंशियल, इसके यहाँ पोएट का ये कहने का तात्पर्य है कि पोएट को ये डर है कि शायद दुनिया की नजरों में वो उतने काबिल नहीं दिख रहे हैं जितना कि एक 23 साल का व्यक्ति दिखना चाहिए। 23 साल के व्यक्ति को दुनिया जिस नजर से देखती है, ये उतने मेच्योर, उतने काबिल, उतने इंटेलिजेंट या जीनियस नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे अपनी, यहाँ पे जो पोएट है अपनी क्रिएटिव और अपने करियर को लेकर बहुत ही इनसिक्योर और बहुत ही डेंजर अपने आप को फील कर रहे हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारा ससेट पार्ट स्टार्ट होता है। जो लास्ट की 6 लाइनें होती है उसे ससेट कहा जाता है सोनेट के अंदर, पेट्रार्कल सोनेट के अंदर। तो हमारा ससेट स्टार्ट होता है जिसकी 2 लाइनें इस प्रकार है। येट बी लेस और मोर और सून और स्लो, it shall be still in strictest measure even to that same lot। ये जो लास्ट की 6 लाइन आप इसे वॉल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोएट है वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे पूरी तरीके से स्विच कर जाता है। यहाँ पे पहले 8 लाइनों के अंदर पोएट बहुत ही डरा हुआ था, चिंतित था अपने भविष्य को लेकर, या अपने जो जीवन के 23 साल उसने बिताए और उसमें कुछ भी महान कार्य नहीं कर सका या कोई बहुत अच्छा वर्क नहीं कर सका, कुछ अचीव नहीं कर सका। इन सभी चीजों को लेकर जो पोएट को एक डर था या जो चिंता थी, उसी के जस्ट अपोजिट इन लाइनों के अंदर पोएट कहता है कि चाहे उसने कम किया या ज्यादा किया, चाहे धीरे किया चाहे जल्दी किया, जो कुछ भी किया वो उसने अपनी किस्मत की स्पीड या किस्मत के हिसाब से ही किया, क्योंकि किसी को भी अब उसकी किस्मत से
न कम न ज्यादा न जल्दी न लेट मिलता है। हियर ही सेज, यहाँ पे वो कहता है कि वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज एंड वेदर इट हैपन सूनर और लेटर, चाहे जो भी उसने किया वो चाहे काम कम किया है चाहे काम बहुत ज्यादा किया है, चाहे कोई उसने कोई काम जल्दी लिखा चाहे लेट लिखा, लेकिन जो कुछ भी होता है वो ईश्वर के प्लान के हिसाब से होता है। जो कुछ भी ईश्वर ने उसकी डेस्टिनी में डिस्टाइन किया है वो उसी हिसाब से होता है। तो अब यहाँ पे पोएट जो है अपनी व्याकुलता को छोड़कर धैर्य को दिखा रहा है, अपने संदेह को छोड़कर ईश्वर के अंदर गहरे विश्वास को दिखाता है। नाउ इन नेक्स्ट टू लाइंस, अब ससेज के हम जो नेक्स्ट टू लाइंस देखते हैं उसमें है, however mean or high towards which time leads me and the will of heaven। अब उसके समय में उसके जीवन में चाहे उसने बहुत लो किया चाहे वो बहुत हाई पोजीशन पर है, वॉट एवर इज टेकन वेन वेयर एवर द टाइम टेक्स मी, जहाँ कहीं भी उसको समय लेकर जाता है, ये सब हेवन की इच्छा यानी कि गॉड की इच्छा से ही होता है। और इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इसको सीधे साधारण शब्दों पर देखें तो वेदर इट इज ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डनरी, चाहे उसकी जो क्वालिटीज है वो ऑर्डिनरी हो चाहे एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, एंड दैट इज समथिंग ओनली टाइम एंड गॉड कैन डिसाइड, ये चीजें सिर्फ ओनली टाइम एंड गॉड के द्वारा ही डिसाइड की जा सकती है। यानी कि अब पोएट के अंदर एक ठहराव आ गया है, पोएट के अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई है कि उसकी लाइफ में उसने जो भी कुछ अचीव किया है, चाहे वो ऑर्डिनरी है चाहे वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है चाहे वो लो है चाहे वो हाई है, ये सब समय और भगवान के द्वारा ही निश्चित किया गया है। नाउ इन द फाइनल लास्ट टू लाइंस, अब जॉन मिल्टन यहाँ कहते हैं, ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यू यूज इट सो एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई। यहाँ पे जो पोएट ने ग्रेट टास्क मास्टर यूज किया है ये उसने गॉड के लिए यूज किया है। पोएट यहाँ पे कह रहा है एवरीथिंग इज फाइन, जो कुछ भी उसकी लाइफ में हो रहा है वो सब सही है। इफ आई एम ग्रांटेड द ग्रेस टू यूज इट, अगर भगवान, यहाँ पे पोएट एक बहुत ही डीप इमोशनल बात कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उन्होंने क्या अचीव किया है या क्या अचीव नहीं किया है, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि वो अपने टैलेंट को यूज कैसे करते हैं जो गॉड ने उनको दिया है। क्योंकि वो अपने आप को वो खुद को गॉड का, वो गॉड को खुद का ग्रेट टास्क मास्टर यानी कि मालिक मानते हैं, और वो ये एक फाइन डिटर्मिनेशन से कहते हैं कि उनका जो पूरी लाइफ है या जो उनकी अपनी ये जो पूरी पोयम है वो उन्होंने गॉड को ही डेडिकेट की है, और उन्हें गॉड पर पूरा विश्वास है कि ईश्वर जो है उनकी आइज में उनकी मेहनत का उनकी मेहनत प्राइसलेस है। चाहे दुनिया इस उनकी मेहनत को देख पाए या ना देख पाए, उनके काम को अप्रिशिएट करें या ना करें, बट गॉड जो है वो उनके हर काम को देख रहे हैं, हर काम पे उनकी नजर रख रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सारे काम को गॉड को डेडिकेट किया है, गॉड को समर्पित किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी लाइन वाइज समरी ऑफ दिस पोएम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर ओन चैनल यू मी एंड इंग्लिश। आपको अगर ये हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। आपके अपने चैनल यू मी ऑन इंग्लिश के अंदर आप हमें प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपको अगर हमारी पोएम्स पसंद आती, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और किसी भी पोएम का अगर आपको डिटेल में समरी चाहिए या डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।